जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा जैसे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा प्राप्त होते हैं। श्वसन की क्रिया दो प्रकार से होती है। बाह्य श्वसन में जीवधारी पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसे ब्रीदिंग या संवातन भी कहते हैं। ग्रहण की गई ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, जहां से रक्त इसे ऊतक व कोशिकाओं तक ले जाता है। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर फेफड़ों में तथा फेफड़ों से नाक द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अंतः श्वसन में जीवधारी जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा मुक्त करता है। अंतः श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण ही होता है। अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। विशेष परिस्थितियों में पादप के कुछ भाग जैसे फल व बीज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन करते हैं। इस स्थिति में उत्पाद के रूप में अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अल्कोहल के संचय के कारण अवायवीय श्वसन लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि इसके विषैलेपन के कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। कुछ जीवाणु व कवक जैसे कुछ सूक्ष्म जीव सामान्य रूप से अवायवीय श्वसन करते हैं। हमारे शरीर में भी तेजी से काम करती कंकालीय पेशियों में अस्थायी रूप से अवायवीय श्वसन हो सकता है। तेज दौड़ना या चलना, तैरना, कुश्ती व वेट लिफ्टिंग जैसे शारीरिक व्यायामों के दौरान हमारी मांसपेशियां तेजी से काम करती हैं, लेकिन इन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में मसल्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हुए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है। इन मसल्स में अवायवीय श्वसन का उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण थकान का अनुभव होता है। आराम के दौरान लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग में आती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं, जबकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं। इधर अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से 673 या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में बनती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। प्राणियों में संवातन की क्रिया उनके आवास व शारीरिक संगठन पर निर्भर करती है। निम्न अकशेरुकी प्राणी जैसे स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, चपटे कृमि आदि जीवों में गैस विनिमय की प्रक्रिया साधारण विसरण द्वारा उनकी बॉडी सरफेस अर्थात देह सतह द्वारा संपन्न होती है। कॉकरोच व केंचुए जैसे अकशेरुकियों में क्रमशः ट्रेकी तथा नम त्वचा द्वारा संवातन होता है।
स्नेल अर्थात घोंघों जैसे जीवों में विशेष संरचना टेनिडियम द्वारा समातन होता है। मकड़ी, बिच्छू जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स में एक विशेष संरचना बुकलंग्स द्वारा समातन होता है। स्थलीय कशेरुकियों में थैलेनुमा संवहनी संरचना लंग्स द्वारा समातन होता है। कशेरुकियों में मछली गिल्स या गलफड़े द्वारा, जबकि उभयचर सरीसृप, पक्षी व स्तनधारियों में लंग्स द्वारा समातन होता है। इसके अतिरिक्त उभयचर उनकी त्वचा द्वारा भी गैस विनिमय करते हैं। श्वसन सामान्यतः 4 चरणों में संपन्न होता है: समातन, गैस परिसंचरण, ऊतक श्वसन व कोशिकीय श्वसन। श्वसन शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से समातन के लिए किया जाता है, जिसमें वातावरण व शरीर की कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ऑक्सीजन का वातावरण से फुफ्फुस तक पहुंचना निःश्वसन कहलाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का फुफ्फुस से वातावरण में पहुंचना उच्छ्वसन कहलाता है। श्वसन तंत्र में वे सभी अंग शामिल किए जाते हैं जो समातन में सहायक होते हैं। इनमें से प्रत्येक अंग का अपना अलग महत्व होता है। हम प्रतिदिन लगभग 23,000 बार समातन करते हैं। श्वसन तंत्र में नासिका व नासा गुहा प्रथम श्वसन अंग हैं जो कई कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए यह हमें गंध का एहसास कराती है, ऑक्सीजन को लंग्स तक जाने देती है, किंतु धूल जैसे अन्य कणों को रोक लेती है। अगला श्वसनांग फेरिंग्स या ग्रसनी है, जो नासा गुहा से वायु को लैरिंग्स या कंठ या ध्वनि यंत्र तक पहुंचाती है। ध्वनि यंत्र ट्रेकिया या श्वास नली में सतत होता है, जो पुनः 2 भागों में बढ़ती है, जिन्हें ब्रोंकाई या श्वसनी कहते हैं। दोनों श्वसनी अपनी अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश करती है। अब ये श्वसनी कई बारीक शाखाओं में विभक्त होती है, जिन्हें ब्रोंकियोल या श्वसनिकाएं कहते हैं। इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर अनेक पतली भित्ति युक्त कूपिकीय कोश पाए जाते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई भी कहते हैं। अब इन श्वसनांगों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। नासा गुहा का निर्माण 5 प्रकार की अस्थियों की व्यवस्था से होता है। ये अस्थियां हैं फ्रंटल, मैक्सिला, नेजल, एथमोइड व वोमर। ये अस्थियां वायु का ताप देह के ताप के बराबर करने का कार्य करती हैं। नाक का निर्माण नेजल अस्थि व उपास्थि से होता है। हमारी नाक में अनेक संवेदांग पाए जाते हैं। ये संवेदांग गंध को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित कर मस्तिष्क को भेजते हैं, जहां इनका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही नासारोम धूल जैसे कणों को भीतर प्रवेश करने से भी रोकते हैं। इस प्रकार नाक निःश्वसन के दौरान वायु को गर्म, नम व फिल्टर करने का कार्य करती है। यह वायु नासा गुहा से ग्रसनी में प्रवेश करती है, जो कि भोजन व वायु का संयुक्त मार्ग है। ग्रसनी ग्लोटिस अर्थात श्वसन द्वार की सहायता से लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स का निर्माण हायोइड अस्थि, थायराइड तथा क्रिकोइड उपास्थि के साथ साथ अन्य कई उपास्थियों से होता है, जिनमें एपिग्लोटिस या घाटी ढापन मुख्य है। यह एपिग्लोटिस ग्लोटिस या श्वसन द्वार को भोजन निगलने के दौरान बंद करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एरिटिनोइड क्यूनिफॉर्म व कॉर्निकुलोइड उपास्थियां भी पाई जाती हैं। कंठ में 2 जोड़ी स्वर रज्जु पाए जाते हैं।
थोड़े ऊपर की ओर स्थित मोटे, लचकहीन व गुलाबी रंग के मिथ्या स्वर रज्जु होते हैं जो ध्वनि उत्पादन में कोई भूमिका नहीं निभाते। वहीं दूसरी ओर थोड़ा नीचे की ओर पतले झिल्ली समान, लचीले व सफेद रंग के वास्तविक स्वर रज्जु पाए जाते हैं जो प्रत्यास्थ तंतुमय योजी ऊतक के बने होते हैं। श्वास नली एक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो वक्ष पिंजर के अग्रभाग में स्थित होती है। इसमें 15 से 20 सी आकार के हाइलिन उपास्थि के बने छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। यह वलय पृष्ठभाग में अनुपस्थित होते हैं जहां ट्रेकिया लेरिस पेशी पाई जाती है। श्वास नली वक्ष गुहा में 5वीं वक्षीय कशेरुका के स्तर पर 2 शाखाओं में विभक्त होकर प्राथमिक श्वसनी बनाती है। प्रत्येक प्राथमिक श्वसनी निरंतर विभाजन द्वारा द्वितीयक श्वसनी तथा फिर सीमांत श्वसनी बनाती है। सीमांत श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिकाएं बनाती है। श्वसनिकाएं एक पतली महीन नलिका एल्वियोलर डक्ट द्वारा बहुत से पतली भित्ति युक्त स्पंजी वायु कोशों में खुलती है जिन्हें कूपिकाएं या एल्वियोलाई कहते हैं। ये फुफ्फुस की इकाई हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के फुफ्फुस में लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं जिनका आंतरिक क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होता है। प्रत्येक कूपिका अनेक रुधिर केशिकाओं द्वारा ढकी होती है जो संयुक्त रूप से फुफ्फुस शिरा तथा फुफ्फुस धमनी बनाती हैं। फुफ्फुस शिरा हृदय तक शुद्ध रुधिर लेकर आती है जबकि फुफ्फुस धमनी हृदय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस तक लेकर जाती है। श्वसनी, श्वसनिकाएं व कूपिका संयुक्त रूप से एक जोड़ी फुफ्फुस बनाती हैं जिन्हें बायां फुफ्फुस व दायां फुफ्फुस कहा जाता है। बायां फुफ्फुस 575 ग्राम का होता है। इसमें 2 पिंड होते हैं तथा यह दाएं फुफ्फुस की अपेक्षा छोटा होता है। दायां फुफ्फुस 625 ग्राम का होता है। इसमें 3 पिंड होते हैं। फुफ्फुस एक ठोस, स्पंजी व प्रत्यास्थ अंग है। इनमें ना तो केंद्रीय गुहा पाई जाती है ना ही कोई पेशी। इनका निचला सिरा चौड़ा तथा ऊपरी सिरा संकरा होता है। प्रत्येक फुफ्फुस में 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, बाहरी पैराइटल प्लूरा तथा आंतरिक विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा वक्ष गुहा के सीधे संपर्क में रहती है जबकि विसरल प्लूरा फुफ्फुस सतह के सीधे संपर्क में रहती है। दोनों झिल्लियों के बीच का अवकाश प्लूरल गुहा कहलाता है जिसमें प्लूरल द्रव भरा होता है। यह प्लूरल द्रव फुफ्फुस के फैलने व सिकुड़ने के दौरान फुफ्फुस सतह में घर्षण को रोकता है। जीवाणु संक्रमण के दौरान इस द्रव की मात्रा बढ़ जाने से श्वास लेने में कठिनाई होती है। आइए अब एक बार पूरे सफर को वास्तविक रूप में देखते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसिका, ग्रसनी, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, सीमांत श्वसनी, श्वसनिकाएं तथा एल्वियोलर डक्ट होते हुए कूपिका कोश, जो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इन कूपिका कोशों के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। जिनमें बहते हुए रुधिर के साथ ये कूपिका गुहाएं ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती हैं। फुफ्फुस एक वक्ष पिंजर में स्थित होते हैं। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। फुफ्फुस के नीचे एक मोटी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। यह संरचना डायफ्राम या तनुपट्ट कहलाती है। मगरमच्छ के अतिरिक्त यह केवल स्तनियों में पाया जाता है। वक्ष पिंजर पृष्ठभाग में कशेरुकदंड, अधर भाग में स्टर्नम, पार्श्व भाग में पसलियों तथा नीचे की ओर डायाफ्राम से घिरा होता है। इन सभी संरचनाओं के कारण वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन
फुफ्फुस गुहा या आयतन गुहा में परिवर्तन करता है। श्वसन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, चालन भाग या ब्रोंकियल वृक्ष तथा श्वसन भाग या श्वसन वृक्ष। चालन भाग बाह्य नासा छिद्रों से सीमांत श्वसनिका तक का भाग है। इस भाग में भरा वायु का आयतन डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है, जो श्वसन में भाग नहीं लेता है। यह भाग बाह्य वायु को कूपिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। श्वसन भाग कूपिकाओं तथा कूपिकीय नलिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की साधारण विसरण की प्रक्रिया जो रुधिर व बाह्य वातावरण के बीच होती है, वह श्वसन भाग की कूपिकाओं में ही संपन्न होती है। जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं तो वक्ष गुहा फैलती है तथा जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संवातन की क्रिया सीने की मांसपेशियों की गति के कारण होती है, जो फुफ्फुस गुहा के दाब व आयतन को नियंत्रित करती है। श्वसन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संवातन, बाह्य श्वसन, आंतरिक परिसंचरण, आंतरिक श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन सम्मिलित हैं। पहले चरण निःश्वसन में हम ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं, जबकि दूसरे चरण उच्च वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर गति करता है। साथ ही बाह्य अंतरापश्चु पेशियों के संकुचन से पसलियां व स्टर्नम ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे वक्ष पिंजर का आयतन बढ़ता है। इससे फुफ्फुस गुहा का आयतन भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप फुफ्फुस गुहा में दाब की कमी आ जाती है। बाह्य वायुमंडल में दाब अधिक तथा श्वसन गुहा में दाब कम होने से वायु बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करती है। इस क्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है। उच्च वसन के दौरान तनुपट व बाह्य अंतरापश्चु पेशियां अपनी मूल स्थिति में आती हैं। इससे वक्ष पिंजर व वक्ष गुहा का आयतन पहले जैसा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा में दाब बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में दाब कम तथा वक्ष गुहा में दाब अधिक होने से वायु बाहर से भीतर की ओर गति करती है। इस क्रिया में 3 सेकंड का समय लगता है। श्वसन का दूसरा चरण बाह्य श्वसन होता है, जो रुधिर केशिकाओं व कूपिका गुहा के मध्य होता है। कूपिका गुहा की आंतरिक परत सरल शल की उपकला की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं न्यूमोसाइट्स कहलाती हैं। कुछ न्यूमोसाइट्स लेसिथिन नामक फास्फोलिपिड का स्त्रवण करती हैं, जो कूपिकाओं को पिचकने से रोकता है। कूपिकाओं की भित्ति में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र गैस विनिमय को सरल बनाते हैं। इन रंध्रों को कुहन के छिद्र कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हृदय से फुफ्फुस में क्रमशः फुफ्फुस धमनी, धमनिकाओं व कूपिकीय केशिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर व बाह्य वायु के बीच आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से हृदय में क्रमशः कूपिकीय केशिकाओं, शिरिकाओं व फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। हृदय इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को विभिन्न ऊतकों तक पंप करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रुधिर व ऊतकों के बीच गैसों का विसरण आंतरिक श्वसन कहलाता है। रुधिर से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग कर कोशिकाएं एटीपी का उत्पादन करती हैं। एटीपी का उत्पादन कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण से होता है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। इस प्रकार मनुष्यों में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अब तक हमने देखा कि हम संवातन कैसे करते हैं। अब हम यह देखेंगे कि हम कितना संवातन कर सकते हैं तथा एक फुफ्फुस 6 लीटर तक वायु धारण कर सकता है, लेकिन सामान्य संवातन के दौरान बहुत कम वायु काम में ली जाती है। फुफ्फुस में आने वाली वायु का आयतन श्वसन आयतन कहलाता है। फुफ्फुस आयतनों के विभिन्न संयोजन श्वसन क्षमता कहलाता है। निःश्वसित तथा उच्छ्वसित वायु के आयतन का मापन स्पायरोमेट्री द्वारा किया जाता है।
अब हम विभिन्न श्वसन आयतन व श्वसन क्षमताओं का अध्ययन करेंगे। सामान्य समातन के दौरान निःश्वसित या उच्छ्वसित वायु की मात्रा ज्वारीय आयतन कहलाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका मान 6000 से 8000 ml होता है। तेज निःश्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त निःश्वसित वायु की अधिकतम मात्रा अंतःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। ऐसा व्यायाम के दौरान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। तेज उच्छ्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त उच्छ्वसित वायु की अधिकतम मात्रा बहिश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। इसका मान 1000 से 1100 ml होता है। अधिक तीव्र बहिश्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा अवशेषी आयतन कहलाती है। इसका मान 1100 से 1200 ml होता है। सामान्य समातन के पश्चात तेज निःश्वसन करने पर फेफड़ों में समा सकने वाली वायु का आयतन अंतःश्वसनी क्षमता कहलाता है। यह टीवी व IRV का योग होता है तथा इसका मान 3500 ml होता है। सामान्य समातन के पश्चात तेज उच्छ्वसन करने पर फेफड़ों से निकल सकने वाली वायु का आयतन बहिश्वसनी क्षमता कहलाता है। यह टीवी व ERV के योग के बराबर होता है तथा इसका मान 1600 ml होता है। सामान्य उच्छ्वसन के पश्चात फेफड़ों में उपस्थित वायु का आयतन प्रकार्यात्मक अवशेषी क्षमता कहलाता है। यह ERV व RV के योग के बराबर होता है तथा इसका मान 2300 ml होता है। तेज निःश्वसन के पश्चात तेज उच्छ्वसन द्वारा उच्छ्वसित वायु की अधिकतम मात्रा फेफड़ों की जैविक क्षमता कहलाती है। यह ERV, टीवी तथा IRV के योग के बराबर होती है तथा इसका मान 4800 ml होता है। जैविक क्षमता व अवशेषी आयतन का योग कुल फुफ्फुसीय क्षमता कहलाता है। इसका मान RV, ERV, टीवी तथा IRV के योग के बराबर होता है तथा यह 6000 ml होता है। यह फुफ्फुसीय क्षमता ही स्विमर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, साइक्लिस्ट्स व अदर एथलीट्स को उनके स्टेमिना तथा गति को बनाए रखने में सहायता करता है। हम यह देख चुके हैं कि गैसों का परिवहन कोशिकाओं, रुधिर व ऊतकों के मध्य होता है। यह प्रक्रिया गैस के अणुओं की दाब प्रवणता व सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण प्रवणता कोशिकाओं से रक्त में तथा रक्त से ऊतकों में अलग अलग होती है क्योंकि इनके आंशिक दाब इन स्थानों पर अलग अलग होते हैं। किसी स्थान पर गैसों के मिश्रण में से किसी गैस का विसरण दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। PO2 ऑक्सीजन के लिए जबकि PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 होता है। इसी स्थान पर रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 व कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 45 होता है, जबकि ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 व कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 45 होता है, जबकि इसी स्थान पर रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 व कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील होती है। इस कारण विसरण झिल्ली में विसरित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में काफी अधिक होती है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में परिवहित होते हैं। लगभग 97% ऑक्सीजन आरबीसी द्वारा परिवहित होती है। शेष 3% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहित होती है। लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी द्वारा परिवहित होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में
जबकि 10 से 15% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहित होती है। अब हम कोशिका से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन की चर्चा करते हैं। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग की आयरन युक्त प्रोटीन है। इसमें आयरन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ऑक्सीकरण ना होकर ऑक्सीजनीकरण है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए 100 ml रक्त से लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किंतु केवल 5 ml ऑक्सीजन ही फुफ्फुस में मुक्त होती है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बंधन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, पीएच तथा तापमान। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्तता व ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता के बीच का ग्राफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कहलाता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या पीएच बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की संतृप्तता घटती है। इसे बोहर का प्रभाव कहते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण अधिक होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है, साथ ही पीएच तथा तापमान भी कम होता है। दूसरी ओर ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, साथ ही पीएच तथा तापमान भी अधिक होते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन लंग्स में आरबीसी से जुड़ती है तथा ऊतकों में अलग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऊतकों से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। इसका निर्माण ऊतकों में होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब यहाँ अधिक होता है तथा ऑक्सीजन का आंशिक दाब यहाँ कम होता है। दूसरी ओर कोशिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है तथा ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि आरबीसी व प्लाज्मा में पाया जाता है, यह कोशिकाओं व ऊतक में विसरण को सुगम बनाता है। ऊतकों में जहां कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, यह आरबीसी व प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड व जल को विसरित कर कार्बोनेट आयन व H+ आयन का निर्माण करता है। कोशिकाओं में जहां कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड व जल का पुनः निर्माण कर देता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में ग्रहण कर इसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक 100 ml विऑक्सीजनित रुधिर लगभग 4.2 ml कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा वहां 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। श्वसन की रिदम या लय का नियंत्रण मानव मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क के पोन्स व मेडुला क्षेत्र में 3 केंद्र पाए जाते हैं जिन्हें श्वसन लय केंद्र कहते हैं। इनमें निःश्वसन केंद्र, उच्च वसन केंद्र तथा न्यूमोटैक्सिक केंद्र सम्मिलित हैं। निःश्वसन केंद्र सामान्य संवातन को, जबकि उच्च वसन केंद्र बलपूर्वक संवातन या तीव्र संवातन को नियंत्रित करता है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र जब प्रभावशाली संकेत भेजता है तो श्वसन की दर बढ़ जाती है तथा इसके संकेत कमजोर होने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। रसायन संवेदी क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड व H+ आयन की सांद्रता के प्रति संवेदनशील होता है। रुधिर में इनकी मात्रा बढ़ने पर यह क्षेत्र सक्रिय होकर तीनों श्वसन केंद्रों को इन पदार्थों को रुधिर से हटाने हेतु संकेत भेजता है। अस्थमा व एम्फीसेमा श्वसन तंत्र संबंधी विकार हैं जो कि पर्यावरणीय कारकों से होते हैं। अस्थमा में श्वसनी व श्वसनिकाओं में सूजन आ जाने के कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है। एम्फीसेमा एक चिरकालिक रोग है। इसमें कोशिका भित्ति के क्षतिग्रस्त हो जाने से
गैस विनिमय की सतह घट जाती है। लंबे समय तक खदान या पत्थर संबंधी उद्योगों के संपर्क में रहने से श्वसनी व श्वसनिकाओं में धूल जमने लगती है, जिससे इनमें सूजन आ जाती है। यह रोग फाइब्रोसिस कहलाता है तथा एक फुफ्फुस क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।